जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जहां पर आपको OTR यानी कि वन टाइम राशन क्या है इसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म है और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी गलती हो। अगर आपने कोई गलती कर दी तो ऐसे में फिर आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से समय लगा करके आपको देखना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्म को भरना है। और अगर उसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछने के बाद जब आपको उसकी संतुष्टि मिल जाए कि हाँ ये इसका सही जवाब रहेगा, तो ही आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गाइस जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता इस फॉर्म का, चाहे लास्ट डेट आपकी निकल क्यों ना जाए, तब तक आपको इसके बारे में सभी समय पर अपडेट दी जाएंगे। जैसे कि कोई अपडेट आता है, कोई डिटेल्स मिस हो जाती है, कोई आपके सामने एरर आता है बार बार, उसका सोल्यूशन का वीडियो, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर तब तक दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो आप ओपन कीजिए। आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। और फिर फॉर्म आप लोग यहाँ पर 22 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक भरेंगे। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर चेक कर लेनी है। और ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यूपीएससी की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज, अगर आपने इस यूपीएससी की ये वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 2-3 साल के अंदर कोई फॉर्म भरा है, जब से ये लॉन्च हुई है, तो आपका जो अकाउंट है, राशन है, वो यहाँ पर हो रखा है। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर या फिर OTR आईडी के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप ईमेल से लॉगिन होना चाहते तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी सेलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर एंटर OTP में गेट OTP के ऊपर पहले क्लिक कीजिएगा। आपके नंबर और ईमेल दोनों पर OTP जाएंगे। अगर आप ईमेल सेलेक्ट करें तो ईमेल के ऊपर जाएगा और नंबर सेलेक्ट करें तो नंबर के ऊपर। तो जैसे ही आपको OTP मिल जाए वो OTP आप यहाँ पर डालिए, वेरिफिकेशन कोड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर आगे इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा बढ़ जाना है और फिर कैसे आपको अपनी प्रोफाइल की जानकारी कंप्लीट करनी है OTR की, वो जान लेना है। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भरना है अभी, तो आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें राइट साइड में न्यू राशन का एक लिंक दिया है। तो आप न्यू राशन या फिर यहाँ पर न्यू राशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पूरा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपसे एक सवाल पूछेगी, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका जेंडर है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम वे में अपनी वेरीफाई कर लेनी है, जैसे कि अभी आपको मैंने वेरीफाई यानी कि फिल करके दिखाई है। ये करने के बाद आप देखेंगे फादर नेम, तो आपको फादर नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। फादर नेम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। मदर नेम को भी आपको यहाँ पर 2 बार डाल करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी इनमें से कौन सी है। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए नंबर आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाता है। फिर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो बताना होगा, यानी कि 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर गाइज आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करना चाहे बस वो आपको ध्यान रखना है और उसका एक आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं
और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर दे करके अपने पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, तो आप सेकंड क्वेश्चन क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसका जो आंसर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दीजिए। देन गाइज आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका ओटीआर आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले जब आप इसमें 1 साल पहले तक रजिस्ट्रेशन करते थे तो अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी सिर्फ वही ली जाती थी और फिर आप इसमें अप्लाई करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन भरते थे थोड़ा शॉर्ट ही होती थी, इतना डिटेल में नहीं होती थी, आप ऐसे भरते थे। पर अभी यहाँ पर पिछले 1 साल से इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया। अब आपसे इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, जो कि अब यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे एक एक जानकारी को भरने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में ऊपर आपने जो ओटीआर के अंदर जानकारी भरी वो आप देखेंगे। नीचे अभी आपको यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो जानकारी को अच्छे से समझिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले नेशनलिटी सिटीजनशिप के अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन है। फिर आपको मदर टंग बतानी है, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना है इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे पोस्ट ऑफिस, आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सिटी टाउन विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, SC, ST, OBC, जनरल, OBC, EWS जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपकी कैटेगरी OBC है तो फिर आपसे पूछेगी कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस करने पर फिर आपको इसके ऊपर टिक करना है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर एंड थस नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कम्युनिटी। यानी कि अगर जो कैंडिडेट OBC है और वो यहाँ पर क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर उनको यहाँ पर जनरल कम्युनिटी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। पर अगर आप नहीं आते क्रीमी लेयर के अंदर तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है और उसमें आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा कि आपका सर्टिफिकेट कौन से अधिकारी ने जारी किया है। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सके। इसमें आपको एक आवेदन क्रमांक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप सर्टिफिकेट नंबर है इसमें आवेदन क्रमांक नहीं भरेंगे बल्कि आपको जो नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको भरना है। तो प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में भरना होगा और फिर आप यहाँ पर नीचे सक्षम अधिकारी यहाँ पर जो लिखा है तहसीलदार, तो इसका मतलब है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये सक्षम अधिकारी तहसीलदार ने जारी किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट किया है। अगर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में किसी और पोस्ट के अधिकारी का नाम देखने को मिल रहा है तो
तो उसी पोस्ट को आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आता है स्टेट यूटी ऑफ इश्यूइंग, कौन सी स्टेट ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, और किस डेट में इशू हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जारी दिनांक इसमें 21/10/2023 है, तो आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर यहीं पर देखने को मिल जाएगी। जो भी आपकी डेट है सर्टिफिकेट जारी होने की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आता है नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपके कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अंदर आपकी कास्ट या फिर ट्राइब या फिर कम्युनिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और आपके सर्टिफिकेट के अंदर ये जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी। अब सेंट्रल लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी उसका एक लिंक आपको यहाँ पर दिया, मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पर जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी है उसके लिए जो लिंक दिया है, लिंक यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है और ना ही ओपन हो रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी पीडीएफ सर्च करेंगे। पहले वाली जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी आएगी ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप जिस भी स्टेट से है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपके सामने इस तरह से कास्ट कम्युनिटी आ जाएगी। तो इनमें से आपकी जो भी कास्ट है या फिर जो भी कम्युनिटी है और उसके सामने जो सीरियल नंबर पड़ा जैसे कि 59, 60, 61, वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पर इसमें एंटर करना होगा। तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे वेदर यू आर पीडब्ल्यूबीडी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आप इनमें से कोई आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आईडी आप इनमें से देना चाहे वो आप दे सकते हैं। और फिर जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आता है हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज पीएच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट, यानी कि कोई एग्जाम जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया हो उसमें आप पीएच या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के रूप में रिकमेंड किए गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, यानी कि बेसिकली क्या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल वाली जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, क्या आप उसको यूपीएससी को देना चाहते हैं ताकि वो इन फ्यूचर जो नोटिफिकेशन के माध्यम से मैसेज के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते रहे। अगर हाँ तो यस, और या फिर नो, इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैंने जानकारी बताई है आपको कास्ट कैटेगरी जो है आपकी ओबीसी सेलेक्ट करके। अगर मैं यहाँ पर ओबीसी से फॉर्म को ना भर के एसटी से भरूँ, यानी कि आपको बताऊं कि एसटी के सामने क्या ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन सेम ही आएंगे। आपको यहाँ पर सेम वे में आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यानी कि प्रमाण पत्र नंबर, फिर आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको बताना है, जैसे कि मैंने अभी आपको ओबीसी का बताया है। फिर कौन से स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो बताएंगे, किस डेट में जारी हुआ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अथॉरिटी ने आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया है या फिर काउंटर साइन किया है उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि किस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो गाइज बेसिकली यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका एड्रेस बताना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है तहसीलदार के द्वारा, जो तहसीलदार का एड्रेस है वो अब आपको यहाँ पर उसमें देना होगा, या फिर जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर अथॉरिटी ने यानी कि पोस्ट के अधिकारी ने काउंटर साइन किया है उस अधिकारी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसमें कोई अलग से एड्रेस नहीं देना, बल्कि जिस पोस्ट के अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी किया है उसी अधिकारी का जो एड्रेस है, जैसे कि जो आपकी कचेरी है वो कचेरी कहाँ पर है उसका एड्रेस आप लिख दीजिएगा, वही एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद में आता है नेम ऑफ कास्ट ट्राइब। तो बेसिकली अगर आप एसटी से है तो सेम वे में आपको गूगल के अंदर सर्च करना है सेंट्रल लिस्ट फॉर एसटी। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करेंगे सेंट्रल लिस्ट फॉर एसटी। ये सर्च करने के बाद आप डायरेक्टली पहले वाली पीडीएफ लेटेस्ट लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब पीडीएफ ये ओपन कर सकते हैं। अगर ये ओपन ना हो रही हो तो फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट फॉर रिजर्व कैटेगरी ये ओपन कर लेंगे। इसमें आपको तीनों की लिस्ट मिल जाएगी, एसटी की भी, एससी की भी और ओबीसी की भी। तो आपको जिस भी कैटेगरी की ओपन करनी है, जैसे कि मैंने एसटी की करनी है तो मैं यहाँ से एसटी की ओपन कर लूंगा। ये ओपन करने के बाद में आपको स्टेट वाइज देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर इसमें स्टेट भी देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो इसमें इस तरफ आपकी जो जाति है वो दी गई है, और फिर यहाँ पर अब वो हिंदी के अंदर भी है, और उसका जो सीरियल नंबर है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप उत्तर प्रदेश से है यानी कि यूपी से है, तो आपको इसमें यूपी वाला पोर्शन ढूंढना है, यानी कि यूपी स्टेट चेक करनी है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से देनी है। तो यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आया। अब इसमें यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कास्ट है ये क्या है, ये भूया, इसका
इसका जो सीरियल नंबर है वो 15 है। तो आप यहाँ पर फॉर्म में आएंगे और फॉर्म में आ जाने के बाद में आपको इसमें, मैं एक बार फॉर्म के ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पर तो आपको आपकी जो कास्ट है वो नाम दे देना है और फिर उसके बाद में जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है और उसमें जो आपकी कास्ट का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरह से। बाकी ये जानकारी ऐसे ही रहेगी जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है ओबीसी की भर के, जिसमें कि आपसे पूछेगी कि आप विकलांग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पर कोई एक सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो भी आईडी आप देना चाहते हो सिलेक्ट करके उसका नंबर डाल दीजिएगा। फिर क्या आप कभी विकलांग के रूप में रिकमेंड किए गए हैं पिछले किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी को देना चाहते ताकि आपको इन फ्यूचर जॉब रिलेटेड ईमेल और मैसेज सेंड करते रहे, आप इस ऑप्शन में चाहे यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद में आप यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो पहले आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे जिसमें क्या हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यानी कि जो भी चीज आपके एड्रेस के ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर डालनी है और आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका स्टेट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो डाल देंगे, कोई फैक्स नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ऊपर की इन 3 लाइन के अंदर आपको जो आपका एड्रेस है स्टेट डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके बाकी का एड्रेस आपको भरना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है अगर वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो फिर आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, देन आपको दोबारा से परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल सेव के अंदर प्रेजेंट एड्रेस भी भर देंगे यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी भर देंगे और आपका परमानेंट एड्रेस भी भर देंगे। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आप फोटो एंड साइन अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और फिर यहाँ पर आपको बोला है कि हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ इमेज, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपको फोटो रिसाइज कैसे करना है, उसका एक एग्जांपल आपको दिया है। पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वो ओपन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक से पहले एक वीडियो मिलेगी जिसको वॉच करके आप कैसे फोटो बनाना है मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर फोटो कैसा बनाएंगे उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको फोटो इस तरह का रखना है जिसमें कि नेम के बाद में आपका नाम लिखना है, फिर फोटोग्राफ डेट के बाद में आपकी डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है और फोटो के ऊपर डेट ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फोटो का फॉर्मेट जेपीजी रहना चाहिए और जो डायमेंशन है वो आपका 550 पिक्सल वाइड और 550 पिक्सल ही हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका साइज है फोटो का वो 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और जो इस एक्सेप्ट नहीं होंगे फोटोज वो आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रियल फोटो अपलोड करके मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आई हरबे डिक्लेयर दैट फोटोग्राफ माइन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। ऐसा ही आपको बोला है फोटो अपलोड करने के लिए। इसके बाद आप सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बोला है कि 350 × 350 आपका जो सिग्नेचर का डायमेंशन है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ साइन। मैंने साइन सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पर टिक किया, उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन है वो आ चुका है। और आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको इसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो आपको यहाँ पर क्लास, डिवीजन, ग्रेड के अंदर बताना है कि आपकी क्लास या फिर डिवीजन क्या थी। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं परसेंटेज, उनको यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर रखा जाता है और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड क्लास के अंदर आते हैं या फिर पास क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज और मार्क्स, आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर अपना CGPA स्कोर भरेंगे, पहले CGPA स्कोर बताएंगे और फिर कितने में से आपको CGPA आया है वो आप यहाँ पर CGPA आउट ऑफ में लिखेंगे। पर मेरे नंबर
नंबर परसेंटेज में है, इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज भर दे रहा हूँ। फिर मुझे CGPA स्कोर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गाइज आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थे, आपको यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली एक एक करके जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर वो 6 सब्जेक्ट थे। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के आप नाम लिख दीजिएगा। फिर आता है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो आपने कहाँ से आपका 10वीं जो है वो किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपके 10वीं की पास किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद 10वीं की जानकारी सेव होगी और अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12th की जानकारी देखने को मिलेगी। आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि आपने अभी कर रहे हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेम वे में आप जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरी है, जिसमें कि आपको क्लास डिवीजन बतानी है, आपके जो परसेंटेज है 12वीं के वो बताने हैं, नहीं तो आप CGPA स्कोर भी भर सकते हैं अगर CGPA के अंदर नंबर है। और उसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर इसमें एंटर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने होंगे एंड फिर सेम वे में आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना है और आपका जो बोर्ड था, जिस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर कर रहे हैं, और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी 10वीं और 12वीं की जानकारी तो भरी जा चुकी है। अभी आप यहाँ पर आपकी मेन क्वालिफिकेशन भरेंगे, जिस क्वालिफिकेशन से आप UPSC सिविल सर्विसेज के फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जो कि है आपकी ग्रेजुएट की योग्यता। तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने अपनी पहले से ही प्रोफाइल कंप्लीट करके रखी है, इसलिए मैं इसी प्रोफाइल से अपनी जानकारी एडिट करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या भरना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ग्रेजुएशन के सेक्शन में आकर के, तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल यानी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर क्या स्ट्रीम है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ या फिर इन सब के अलावा कोई अन्य। अगर अन्य है तो आप अदर सेलेक्ट करके खुद से उस स्ट्रीम को भर सकते हैं। अगर इन्हीं में से आपका कोई स्ट्रीम है, आपकी क्वालिफिकेशन इन्हीं फील्ड से जुड़ी हुई है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो वो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद में आप गाइज यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो आता है मेरे सामने ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो डिग्री है वो यहाँ पर मेंशन है। अगर लिस्ट के अंदर आपकी डिग्री आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप अदर्स के ऊपर क्लिक चाहे ना भी करें तब भी आप यहाँ पर अदर ग्रेजुएट डिग्री मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप फिर नीचे आएंगे और आप देखेंगे क्लास डिवीजन ग्रेड। तो जैसे कि अभी आपने 10-12 की क्लास ग्रेड भरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग या CGPA के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड थे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट में आते हैं, और जिनके 45 से 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद गाइज आप देखेंगे परसेंटेज और मार्क्स। तो अगर परसेंटेज के अंदर नंबर है तो परसेंटेज भरिए, अगर आपके CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA स्कोर भरे और फिर कितने में से वो CGPA स्कोर आपको आया था वो आप यहाँ पर आउट ऑफ में लिख दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर के अंदर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कह लीजिए खुद से भर दीजिए। और फिर जो आपके सब्जेक्ट्स थे या फिर जो आपका डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो डिटेल सेव नहीं हो पाएगी और बार बार एरर आता रहेगा। इसके बाद आता है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की वो की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। मैंने यहाँ पर ये जानकारी डेमो के लिए भरी है। आप आपके रियल इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भर देंगे और यानी कि जिस कॉलेज से आपने की है, और फिर वो जो कॉलेज आपका एफिलेटेड है वो किस यूनिवर्सिटी से है उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर लिस्ट के अंदर नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी तो आप अदर का सेक्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जानकारी भरेंगे। उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर। तो इनमें से कोई एक चीज़ आप भर सकते हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या जो इनरोलमेंट हुआ था आप उसका नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ था, जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट दे तो सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू देना है, इनरोलमेंट नंबर दे तो इनरोलमेंट आपका कब इशू हुआ था उसका डेट देना है, रोल नंबर दे रहे तो आपका एडमिट कार्ड कब इशू हुआ था उसका डेट आप यहाँ पर भर देंगे। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी भर सकते हैं, बट ज़्यादा दूर
दूर की डेट नहीं होनी चाहिए, 2-4 दिन का फ़र्क चल जाता है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस आधार पर आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर कोई आपको आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम आए। इसके बाद आता है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जो डिटेल्स आप दे रहे हैं वो इशू हुआ है, जैसे कि सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उसी के माध्यम से बेसिकली आपका ये इशू हुआ होगा, तो उसी का आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है। उसके बाद में आपको आपकी जिस इंस्टीट्यूट ने या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका जो ये सर्टिफिकेट नंबर या इनरोलमेंट नंबर या फिर आपका रोल नंबर जारी किया है, एडमिट कार्ड जारी किया है, तो उस अथॉरिटी का नाम, उसका नाम तो आपने दे दिया, उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नीचे आता है कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, क्या आपने कोई सामान्य क्वालिफिकेशन या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन फॉरेन इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का सेक्शन भी देखेंगे। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में जैसे कि अभी आपने यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है वो भर देंगे। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही की है तो आप ये जानकारी मत भरिएगा क्योंकि कंपलसरी नहीं है। और फिर आप यहाँ पर नीचे अगले सेक्शन पर आएंगे जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब गाइज आपकी 10वीं 12वीं की जानकारी भरी जा चुकी है, तो अगर आप एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं तो इन दो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही आप आपका जो फॉर्म है वो भर लेंगे। पर अगर आप यहाँ पर इसमें प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं सीडीएस के लिए तो या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी भरनी होगी। तो चलिए मैं आपको ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आप भर रहे हैं तो कैसे भरेंगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन स्टेटस में कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तभी सेलेक्ट कीजिएगा, कर रहे हैं तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जानकारी भरने के ऑप्शन आ चुके हैं। आपको पहले आपका स्ट्रीम बताना है ग्रेजुएशन लेवल का, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटी है, कॉमर्स है, अकाउंट मैनेजमेंट, लॉ या अदर, या फिर बेसिकली इनमें है तो इनमें, अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको आपकी ग्रेजुएशन डिग्री यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, इंजीनियरिंग की कैटेगरी में इनमें से कौन सी है। अगर इनमें भी नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर चलिए मैं पहले इनमें से जो क्वालिफिकेशन है वही सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आते हैं क्लास डिवीजन ग्रेड। तो सेम वे में बताना है कि आपकी क्लास डिवीजन या फिर ग्रेड क्या है, परसेंटेज और मार्क्स क्या है वो भर दीजिए। अगर सीजीपीए के अंदर है तो आप सीजीपीए भी भर सकते हैं। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो साल आप यहाँ पर इसमें भर दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट्स या फिर स्पेशलाइजेशन क्या था वो आप यहाँ पर लिखिएगा। आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर, इनमें से कोई एक चीज आप यहाँ पर भर देंगे। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको बताना है, यानी कि कौन से, जैसे कि आपके उसमें डीन होता है, प्रिंसिपल होता है, किसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया, किसने उसके ऊपर साइन किए वो आपको बताना है। और फिर उसका जो पूरा एड्रेस है वो भी आपको बताना होगा, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल है उनका पूरा एड्रेस क्या है उनका आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना होगा। फिर एक सवाल आता है कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, क्या आपने कोई नॉर्मल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन किसी विदेशी इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देंगे। सेम वे में गाइज अगर आपने पीजी डिग्री की है तो आप पीजी की जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। अब इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बोला है प्लीज अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, अदरवाइज योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर अनिवार्य हो रहे हैं, सर्टिफिकेट अनिवार्य हो रहे हैं वो आपको अपलोड करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले ही आपने सभी जानकारी क्यों ना भर ली हो। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो बोला है वो पीडीएफ फॉर्मेट में बोला है और साइज 1 MB से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा अगर होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आप देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप टीसी बोलते हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ। ये सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, मैं आपको थोड़ा दोबारा से सर्च करके दिखाता हूँ।
यहाँ पर आपको पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फिर आपको सिलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और उसके बाद में आप कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फाइल का इमेज है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, क्योंकि वो पीडीएफ के फॉर्मेट में ही आपसे लिया जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको ओपन किया तो इस तरह से एज डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरह से अपलोड हो जाएगा और आप इस आइज के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग ए कॉपी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लेटर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम AIC UGC इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है तो आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन है या फिर उसके बराबर की जो योग्यता है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे सेम वे में। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपने फोटो ID दी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो वो ID आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो आपने अगर SC ST OBC से फॉर्म को भरा है या राशन करा है तो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका कास्ट का अपलोड करेंगे। इसके बाद में सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज इलेक्शन, यानी कि जो एज के अंदर छूट मिलती है या फिर आप एज के अंदर छूट चाह रहे हैं तो उसके संबंध में आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर हेलिंग सर्टिफिकेट टू शो दैट द कैंडिडेट हेल्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका हेलिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, अगर आपको कोई अचीवमेंट है, अवार्ड्स है, प्राइज है, सर्विस एक्सपीरियंस है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो बेसिकली ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और उसके बाद में आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद में आप पहले फादर इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहां पर आपको नेशनलिटी ऑफ फादर सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फादर प्रोफेशन यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है फादर की तो आप डिकेज्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन इनमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में फादर का एड्रेस पूछा है, जहां पर बोला है कि फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, यानी कि अगर आपके पिता का एड्रेस और जो आपका एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस ये सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि जो एड्रेस आपने अपना भरा था वही एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। पर अगर वो अलग है तो आप रिसेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने फादर का एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखेंगे इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, यानी कि अगर आपके पिताजी सर्विस के अंदर है तो आपको यहाँ पर वो कौन सी पोस्ट के ऊपर अभी काम कर रहे हैं वो आपको बताना है, और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो फिर अब वो कौन सी लास्ट पोस्ट पर थे उसका नाम आपको देना है। पर अगर वो नहीं है अभी जॉब के अंदर तो फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इस तरह से लिख देंगे। और एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, अगर आपके फादर डिकेज यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, नहीं तो आपकी फादर की एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से। फिर स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन सी स्टेट के आपके फादर स्थायी निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर कौन सी स्टेट से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, सॉरी स्टेट से नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट से, वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में आपको मदर की इन्फॉर्मेशन भी भरनी है। तो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मदर का प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ एड्रेस को बता देंगे कि क्या एड्रेस है, या फिर आप चाहे तो फादर एड्रेस का ऑप्शन टिक करके जो आपके फादर का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड सेम वे में अगर आपकी जो माताजी है वो सर्विस के अंदर है किसी, तो आपको यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करती है वो बताना है। अगर वो रिटायर हो चुकी है तो आप यहाँ पर लास्ट किस पोस्ट पर वो काम करती थी उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो स्टेट है आपकी माताजी की जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो बतानी है, और फिर आपकी माताजी की डिस्ट्रिक्ट, एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करके जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा है योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, PSU, प्राइवेट, अदर, तो आप बता दीजिए। अगर आप अभी नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगी क्या कभी आपने जॉब की है, एम्प्लॉयड रहे हैं, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद मैं आपको बताना कि गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो अगर यस तो फिर बताएंगे इफ गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको इंटीमेशन शुरुआती डेट बतानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, अगर नो तो आप नो कर सकते हैं। पर अगर आप कभी एम्प्लॉयड हुए नहीं है अभी तक तो आप नो कर दीजिएगा सिंपली। फिर पूछेगी हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपने कभी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद से कोई काम करा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर देंगे, ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी।
फिर आएगा यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूछा कि क्या कभी आप यूपीएससी के एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या कभी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस किसी ईयर के अंदर अपीयर हुए हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर, यानी कि जो एलोकेशन होती है या फिर पोस्ट है वो आपको सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम के आधार पर पहले कभी किसी ईयर में मिली है, अगर नहीं तो आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी भी आपके सेव होगी। अब आता है अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है पर्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी स्टेट इन नेशनल लेवल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, तो अगर आपको कोई प्राइज मिला है, मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर बताएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड या एनसीसी रिलेटेड जानकारी इसमें भरेंगे। पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज अगर कोई मिली है तो आप बताएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या इंटरेस्ट में आपकी जो हॉबीज़ है वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद एक सवाल है कि वेदर योर फैमिली ओन्स और पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़, रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज़। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यस करने पर भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी देनी है। पहले आप बताएंगे यहाँ पर लैंग्वेज, उसके बाद में आपको जैसे कि इसमें है रीड ओनली, स्पीक ओनली, तो मैं यहाँ पर इसमें भी हिंदी कर लेता हूँ, स्पीक ओनली। फिर रीड एंड स्पीक, तो रीड एंड स्पीक में यहाँ पर हिंदी कर सकता हूँ। उसके बाद रीड, राइट एंड स्पीक, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। एग्जामिनेशन पास, तो अगर आपने कोई एग्जाम पास किया है तो आप यहाँ पर बता दीजिए। जैसे कि मैंने 10वीं हिंदी के अंदर पढ़ी है और उसमें एग्जाम भी पास किया, तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जानकारी आ चुकी है। रीड भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडियन लैंग्वेज है, कोई अन्य लैंग्वेज नहीं है, यानी कि इंग्लिश का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज जो कि इंडियन ही हो वो आपको आती है तो सेम वे में आप बता देंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी OTR प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर ग्रीन चेक देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सभी फील्ड भरे जा चुके हैं और आपने सभी जानकारी भर ली है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, मेन अप्लाई अब आपका शुरू होगा। ये आपने अभी तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट की है तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अपडेट एडिट OTR, यानी कि अगर आप अपने पार्ट 1 को अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। फिर आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यस करने के बाद जो आपने अभी अपना OTR प्रोफाइल कंप्लीट किया है वो आप देख सकते हैं कि सभी इसमें ग्रीन होने चाहिए, ग्रीन चेक, और इसका ग्रीन चेक होने का मतलब है कि आपने अपने OTR प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखा है। अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप चाहे तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल समरी को एक बार व्यू या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आप जैसे इसके ऊपर टिक कर दें तो आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर व्यू पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे नेशनलिटी, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका यहाँ पर स्टेटस पहले से आपने भर रखा है। फिर आपकी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी वो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। सभी जानकारी चेक करेंगे और नीचे आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, तो सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन को। अगर आप ऑलरेडी अपनी डिग्री पास कर चुके हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप अभी अपनी जो डिग्री है वो कर रहे हैं, अभी लास्ट ईयर के अंदर है, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, आपको आपका ग्रेजुएशन के अंदर डिग्री सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट और स्ट्रीम दिए गए हैं, अगर आपका इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, अगर इनमें नहीं है तो अदर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा इन्हीं में है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आप देखेंगे फॉर विच एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू कंसिडर, यानी कि कौन से एग्जाम को आप कंसिडर कराना चाहेंगे, सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर दोनों। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर
आपको किसी एक पर अप्लाई करना, जैसे कि IAS IPS सिविल सर्विसेज, तो फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है ये वाला ऑप्शन, जिस पे आप कंसिडर कराना चाहते हैं, अपने आप को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। फिर आप एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपको चेक करनी है, और उसके बाद में कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आता है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, क्या आप उसको क्लेम करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस करके इसमें क्लेम कीजिएगा, ओवर एज नहीं हुआ तो कोई जरूरत आपको इसको क्लेम करने की है नहीं। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आप डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट व्यू करेंगे, अगर मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर रहे हैं और फिर भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाकर के फिर से अपनी सेम फाइल को अपलोड करना है, जो कि वहाँ पर आपको अपलोड करने को बोली जा रही है, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, डिग्री का। तो अगेन उन फाइल को आप अपलोड कर देंगे और फिर आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड के ऊपर क्लिक करके उनको व्यू भी कर लेंगे। इसमें आप क्या देख सकते हैं, अपलोड दी सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, और साथ ही यहाँ पर जो अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी जो ID की इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, आप यहाँ पर इसको देखेंगे। फिर आपसे पूछे प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपने सिविल सर्विस एग्जाम पहले भी दिया तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसमें 0 लिख दीजिएगा। फिर नीचे आता है सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर जो आपका सिविल सर्विस का मेन एग्जाम है वो आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5, यानी कि पेपर 1 से लेकर के पेपर 5 की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगला सवाल है कि 6ठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आप क्या रखना चाहते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो भी आप यहाँ पर इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 6ठे और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय का भाषा माध्यम, तो किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं ये पेपर वो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और सवाल आता है अगला कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद में आता है कि यदि नहीं तो पेपर ए हेतु भाषा का चयन करें, कि पेपर 1 आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने, आप एक बार फिर से इन सभी को जानकारी को चेक कर ले। अगर आपको कोई जानकारी गलत लग रही है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर ले, नहीं तो यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो भरिए और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब उनके सामने वाला इंटरफेस आएगा और तभी उनका पार्ट 2 कंप्लीट होगा। और क्योंकि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है तो वो यहाँ पर डायरेक्टली इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अभी आप यहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि रेशन ID इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बाद आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर अगेन क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर व्यू पार्ट 2 कर सकते हैं और इसको दोबारा से देख सकते हैं। एंड देन आप क्लिक हियर टू डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आता है लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट, तो इंटरव्यू के लिए आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, बेसिकली हिंदी या फिर इंग्लिश, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि वेदर फादर अलाइव डिकेज्ड, यानी कि आपके पिताजी उनका देहांत हो चुका है या फिर वो जिंदा है। अलाइव तो अलाइव और डिकेज्ड है तो डिकेज्ड। उसके बाद में मदर का आपको सेम वे में स्टेटस बताना है। एंड देन यहाँ पर आएगा डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जो मांगी अप्लाई करने के लिए, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी सर्विस की प्रेफरेंस देनी है कि आपको किस नंबर पर किसको प्रेफरेंस देनी है, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनको प्रेफरेंस दे दीजिएगा। ऐसा नहीं है जैसे कि मैं भर रहा हूँ आप भी इसी तरह से भरे, आपको आपका जो कॉमन सेंस है या फिर खुद का आइडिया जो आपको लगता है कि मैं इस वाली पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, उसको दूसरे नंबर पर देना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो जो भी चॉइसेस पर आप एलिजिबल होंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन का एक सेक्शन आता है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट में प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, तो विलेज, तहसील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट कैपिटल, अदर देन मेट्रोपोलिस, आउट ऑफ इंडिया, कहाँ पर जन्म हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। फिर है प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, आपकी ज़्यादातर क्वालिफिकेशन किस जगह पर हुई है, विलेज, तहसील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो जहाँ पर भी हुई है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है प्लेस ऑफ रेसिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपकी जो 12वीं कंप्लीट करने के बाद में आप ज़्यादातर किस जगह पर रहे हैं वो आपको बताना है, विलेज, तहसील,
तहसील टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो जहाँ पर भी रहे इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि पैलेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्जियन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर, यानी कि पिछले 15 साल के अंदर आपके पिताजी या फिर जो आपके गार्जियन है वो कहाँ पर रहे ज़्यादा, तो आपको बताना है इनमें से जो भी आपका स्टेटस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील टाउन, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सवाल आता है कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ योर पैलेस ऑफ बर्थ, पैलेस ऑफ स्कूलिंग, पैलेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, योर फादर्स गार्जियंस पैलेस ऑफ स्टे, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज रूरल और अर्बन, यानी कि जो आपने यहाँ पर अभी आंसर किया है इसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप किस जगह पर काउंट करते हैं, ग्रामीण एरिया या फिर शहरी एरिया, तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है एजुकेशनल पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पर स्कूल ऑफ लिविंग आपको बताना है, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो स्कूल लेवल आपका क्या है आप बताइए, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, रीजनल लैंग्वेज थी या फिर अदर थी, जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज लेवल क्या का मीडियम क्या था वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंडेंट एट स्कूल लेवल, तो आपने स्कूल लेवल पर जो अपनी पढ़ाई की है वो किस स्कूल से की है, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, एडिड प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल या फिर अदर, तो जिससे भी की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको 12वीं का बताना है सेम वे में, और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो ग्रेजुएशन की जानकारी बताएंगे सेम वे में। आपका यहाँ पर सवाल है कि एकेडमिक डिसिप्लिन, प्लीज मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, तो जिसमें भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपने जानकारी भरी है तो उसका भी स्टेटस सेम वे में आप बता देंगे। फिर यहाँ पर एमफिल, पीएचडी अगर की है तो भर देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, तो अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर या अदर, तो जो भी है, अगर रोजगार है तो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार के लिए सिलेक्ट करेंगे, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, तो जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है कि सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हैव यू बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या आप सिलेक्ट किए हो प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जाम के आधार पर, अगर हाँ तो यस, या फिर नो, या फिर नॉट एप्लीकेबल, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे देखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, तो यहाँ पर आपको बताना है सिलेक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंटर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन, तो अगर आपने इनमें से कोई एग्जाम दिया है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर इनमें वो एग्जाम नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर एग्जामिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड, तो कितने टाइम्स के बाद में आप उसको क्वालिफाई किए हो उसकी जानकारी आप यहां पर भर देंगे। पर गाइज अगर ऐसा है कि आपने यहां पर कोई एग्जाम नहीं दिया तो आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट के ऊपर रहने दीजिएगा और इसको जानकारी को मत भरिएगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हो रही है जिन्होंने इनमें से कोई भी एग्जाम दिया है, और वो दिया है तो फिर वो किस लेवल पर जाकर के, किस अटेम्प्ट के ऊपर जाकर के उसने वो पास किया है। इसके बाद यहाँ पर आता है गिव टू रीजंस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर प्रीफरिंग सिविल सर्विसेज, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बतानी है, जैसे कि बेटर पे, बेटर सर्विस कंडीशन, तो क्यों आप इसको प्रीफर कर रहे हैं, क्यों आप ये जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है वो देना चाहते हैं, या फिर आप सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो कोई भी एक रीजन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं इनमें से जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर ना जाकर के आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना जवाब यहाँ पर दीजिएगा। सेकंड प्रायोरिटी आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो भी है आपका वो आप दे दीजिएगा। फिर है बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट गार्जियन, तो फादर गार्जियन का जो बैकग्राउंड है उसके इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तो सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पिताजी की क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मदर की क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में आपको कहां से पता चला है, तो यहां पर आप कोई भी एक रीजन इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कोचिंग अटेंडेड फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम, तो आपने यहां पर कौन सी कोचिंग अटेंड की है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, अदर, या फिर नॉट अटेंडेड, तो जो भी आपका रहा है इनमें से स्टेटस वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर अटेंड ही नहीं किया, वैसे ही आप तैयारी कर रहे हैं अपने खुद से, तो आप नॉट अटेंडेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन एग्जाम के लिए भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। और आपका जो सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट है ये आपने कहां से इसकी परमिशन की है वो भी आप यहां पर बता दीजिएगा। इसके बाद यहां पर नीचे आएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड, कितने अटेम्प्ट आपने दिए, तो जितने भी दिए वो आप भर दीजिएगा, नहीं दिया है तो आप यहां पर 0 लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड, तो बेसिकली आप इसमें 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये आपको फिल करना अनिवार्य है।
सेम वे में सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, तो क्योंकि आपने सिविल ही नहीं दिया तो फिर मेन कैसे देंगे, तो इसमें भी बेसिकली 0000 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ चुका है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। सेकंड है ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस सीएस मेन एग्जामिनेशन, तो अगर एप्लीकेबल है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपके सामने सजेशन, प्लीज गिव स्पेसिफिक सजेशंस इफ एनी ब्रीफ टू इंप्रूव द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विद रिगार्ड टू सिलेबस एग्जामिनेशन सिस्टम। यानी कि अगर आप यूपीएससी को कुछ सजेशन देना चाहते हैं सिलेबस और इसके पैटर्न को लेकर के, कोई भी सजेशन वो हो सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट का एक पेज आएगा, जो कि आपको यहाँ पर देख लेना है, और फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपने जो फॉर्म भरा अभी तक वो भी प्रीव्यू कर लीजिएगा। पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके यस करना है, एंड देन पार्ट 3 फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर है मेन प्रीलिमिनरी वाला वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ डिक्लेरेशन देखेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन फिर आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। गाइज अगर आपके सामने फाइनल प्रिंट लेते समय या फिर फाइनल सबमिट करते समय कोई एरर आ जाता है, जैसे कि मेरे सामने अभी आया था, तो फिर आप अगेन लॉगिन हो जाइएगा, और लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ पर व्यू सिलेक्शन सेंटर एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने फॉर्म भरा है उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025 है वो भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।